आज पवन खेरा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। फिर वही सवाल, कुछ और खुलासे, यहां तक कि माधवी बुच का इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट चीन तक फैला हुआ मिला, जिसका खुलासा पवन खेरा ने किया। दोस्तों, वर्तमान में चल रहे नरेंद्र मोदी के घोटालों के चैप्टर पर चैप्टर का जो खुलासा हो रहा है पवन खेरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, माधवी बुच और अडानी और मोदी के बीच के ट्रायंगल का जो मतलब बरमुडा ट्रायंगल का जो एपिसोड चल रहा है, उसमें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। सवाल वही, मोदी जी बताइए, सवाल वही, माधवी जी बताइए, सवाल वही। कमाल है पवन खेरा जी, ये तो वही बात हो गई कि पकड़े जाने से पहले चोर का पता पूछना और पकड़े जाने के बाद चोर से माल का पता पूछना, ये दोनों बात असंभव है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, एक से एक घोटाले सामने ला रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी सवाल का जवाब माधवी बुच, अडानी या नरेंद्र मोदी दे देंगे, तो मिसाल आपके सामने मैंने रख दी, असंभव। चोर कभी ना अपना पता बताता है, ना छुपाए हुए माल का। फिर भी पता तो चली गया, आपको सोशल मीडिया के द्वारा पता चल गया होगा कि 26,000 करोड़ स्विस बैंक ने जब्त कर लिया। काला धन, वो काला धन ही है, काला धन जिसके बारे में नरेंद्र मोदी 15-20 लाख लाकर आपको देने की बात कर रहे थे। ईमानदारी से जो टैक्स भरते हैं उनको भी कुछ देने की बात कर रहे थे। खैर, नरेंद्र मोदी तो झूठ ही बोलते हैं यार, अब उस पर क्या बोलना। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं इस पर बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि माल पकड़ा गया, माल पकड़ा गया, स्विस बैंक ने जब्त कर लिया, तो पता चल गया। हिंडनबर्ग का एक और खुलासा, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को जेल भेजने से पहले, अडानी को तबाह करने से पहले हिंडनबर्ग नहीं मानेगा। उधर हिंडनबर्ग और इधर हिंडनबर्ग का बाप पवन खेरा। जाएं तो जाएं कहां नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी भागते छुपते छुपाते चीफ जस्टिस के घर भी पहुंच गए, गणेश भगवान की पूजा भी कर डाले, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है और होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं, यह आप भी जानते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पाप को छुपाने की हिम्मत कानूनन सीबीआई नहीं कर सकते, और भगवान तो कभी कहां से माफ करेंगे यार। इतने बड़े पापी का पाप, पूरे देश को लूट लिया इस आदमी ने, पूरे देश को तबाह कर दिया इस आदमी ने, और फिर भी सोचता है कि भगवान की आरती करने से भगवान को पटा लेंगे, उनको भी मिला लेंगे, उनको भी करप्शन में शामिल कर लेंगे। कमाल की बात है, मैं तो नहीं मान सकता। तो सामने आ गया 26,000 करोड़ स्विस बैंक में जो जब्त हुआ अडानी का खाता। इसके कई बारीक चीजें आपके सामने आप रखेंगे, उसको समझिए। जैसे स्विस बैंक में जो 26,000 करोड़ है वो अडानी का है? नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी का है यार। नरेंद्र मोदी का ही काला धन है। पूरे भारत में हर जगह उन्होंने जो भारत को लूट करके, जो चोर ले जा करके स्विस बैंक में पैसे जमा किए थे, उनसे हिस्सेदारी बंटवा करके जो अडानी के खातों में ट्रांसफर करवाए हैं स्विस बैंक में, नरेंद्र मोदी, अडानी, विनोद अडानी और माधवी बुच, या ऐसे अभी आप देखते जाइए, माधवी बुच का खाता भी स्विस बैंक में सीज होने वाला है। देखते रहिए, ऐसे बहुत से खुलासे आने वाले हैं जो पवन खेरा करते रहेंगे एपिसोड पर एपिसोड, और पूछते रहेंगे, बोलिए मोदी जी, बोलिए माधवी जी, बोलिए अडानी जी। कमाल है, वही बात कहा, चोर कभी नहीं बोलेगा, माल का पता कभी नहीं बताएगा, लेकिन सामने तो आएगा। आ गया, स्विस बैंक में जो पैसा है वो मोदी का है, अडानी का नहीं। अगर मोदी अडानी के नाम से है तो वो अडानी का है, यानी मोदी और अडानी का है। अब आप एक और चीज समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी काला धन ला करके सबको 15-20 लाख यूं ही देने वाले थे, क्यों नहीं दिए? दे सकते थे, लेकिन देते किसका? अपने ही भाइयों की चोरी पकड़ करके, अपने ही भाइयों को जेल में डाल करके, और आपको 15-20 लाख देते हैं? ऐसा संभव है? आप नरेंद्र मोदी से उम्मीद करते हैं?
उस नरेंद्र मोदी से जिनका मॉडल यह है कि 42 करोड़ में पुल बनता है, शायद 42 या 400 जो भी है, 42 करोड़ में पुल बनता है और 52 करोड़ उसको तोड़ने के लिए लगाया जाता है। पुल बनता है, बनने की गारंटी 100 साल की थी और 5 साल में ही वो जर्जर हो गया। यह है नरेंद्र मोदी का मॉडल, नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। निश्चय ही माल नरेंद्र मोदी खाते हैं, खिलाते हैं। मैंने पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्त कि भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया है नरेंद्र मोदी ने, बाकी सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन किया है। यहां तक कि संसद का, सचिवालय का, सेना का, पुलिस का, सारे डिपार्टमेंट का, सबका, पूरे भारत का प्राइवेटाइजेशन किया है। लेकिन एक काम भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया है, यानी भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी करेंगे, कोई नहीं करेगा। करेगा तो पकड़ा जाएगा, मोदी ही पकड़ेंगे, पकड़कर उससे आधे हिस्सेदारी वसूलेंगे। आपने देखा है माफिया, कोई बिजनेस करता है, थोड़े बहुत कमा लेता है, पकड़ के लाता है, बोलता है हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, मेरा शेयर इतना रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो बंद कर। वही हुआ है सबका। ईडी सीबीआई से धमकी दिलवाकर बंद करवा करके, या तो बंद करवा दिया, बंद नहीं करवाया तो जबरदस्ती छीनकर अडानी को दे दिया। मोदी का भ्रष्टाचार, मोदी का काला धन। अब मुझे नहीं लगता, आपको लगता हो तो लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई दरवाजा खुला है अभी। भगवान के दरवाजे भी नरेंद्र मोदी के लिए बंद हो चुके हैं, एक दरवाजे को छोड़कर, तिहाड़ का। इसके अलावा सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब अपनी मान मर्यादा बचा लें सीबीआई, चंद्रचूड़, फिर नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश करेंगे। जिस पापी का पाप उठाने से भगवान राम इनकार कर चुके हैं, भगवान श्री राम की बात कर रहा हूं, जिसकी उंगली पकड़ करके जबरदस्ती टूटे हुए मंदिर में ले जाकर के बिठा के आ गए थे, उनकी बात कर रहा हूं। तो भगवान राम जब मोदी के पाप को धोने से इनकार कर दिया, तो दूसरा किसमें हिम्मत है जो मोदी के पापों को पचा पाएगा? मेरे दोस्त, दादागिरी चलती रहेगी। आपने देखा कोयंबटूर का एक व्यापारी बेचारा जीएसटी पर सवाल उठा दिया। नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया? बुलवाया और कान पकड़कर उठक बैठक करवाया, उसका वीडियो भी निकलवाया, उसे रिलीज भी करवाया। कमाल है यार, सवाल उठाने पर इतना बड़ा दंड। खैर वो व्यापारी है बेचारा, वो क्या करेगा, व्यापार करना है, इसके लिए कान तो क्या, मुर्गा बनाओगे तो बन जाएगा। रही बात ऐसे भ्रष्टाचार, अगर एक बात पहले जीएसटी की, अगर एक बात मैंने बहुत बार इस बात को कहा है, नहीं कहना चाहता फिर भी कह रहा हूं कि जीएसटी के कारण लगभग सारे मध्यवर्गीय बिजनेस बंद हो गए, तबाह हो गए। कुछ जो बचे खुचे हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनको खुद भी नहीं समझ में आता। मैंने एक बार और कई बार यह चैलेंज किया था, नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी, अब कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, विदेश में बैठकर कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो ठीक है। जीएसटी व्यापारियों के लिए आपने लगा रखी, उनको बर्बाद कर दिया, ठीक है, आबाद कर दिया आपके अनुसार, ठीक। एक मेरा आज भी चैलेंज स्टैंड बाई है, बहुत दिनों से मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी इंडिविजुअली जीएसटी का एक फॉर्म कंप्लीट कर दें और एक रिटर्न भर दें, तो नरेंद्र मोदी की, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर डालें, कितने भी पाप कर डालें, मैं नरेंद्र मोदी के सामने झुका ही रहूंगा। मुझे मालूम है अनपढ़ है नरेंद्र मोदी, फॉर्म सवाल ही नहीं उठता कि वो कंप्लीट कर पाएंगे। और जो इतना कठिन हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कमाने का जरिया तो उन्होंने दे दिया, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने की हैसियत तो अडानी अंबानी के पास है, दूसरा कोई रख नहीं सकता। इसीलिए सारे बिजनेसमैन बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मेरे कहने का मतलब, मोदी हैं तो मुमकिन है। अब आपके सामने जो माधवी बुच के जरिए पवन खेरा ने खुलासा किया है, उस खुलासे का मतलब यह है कि माधवी बुच भी चीन की कंपनियों में इन्वेस्ट करती थी।
अब आपको समझ में आया, माधवी बुश कर रही है यानी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अडानी कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं तो यानी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कितना बड़ा गहरा रिश्ता है नरेंद्र मोदी का चीन से। वो भी कह चुके हैं कि मेरा बहुत पुराना नाता है चीन से। अच्छी बात है, वो अब धीरे धीरे पापों के रूप में सामने आ रहा है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को यानी बीएसएनएल को तबाह कर दिया जियो को यानी चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। आपको पता होगा जियो का धन धनाधन आपको तभी मिला था जब आप चाइना का वोल्टी मोबाइल खरीदे थे। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला था और शेयर मिला था अंबानी को, मोदी को, इन लोगों को। देश लुटता है तो लुट जाए, इनको हिस्सेदारी चाहिए। चीन से नरेंद्र मोदी का नाता है, गहरा नाता है, व्यापारिक नाता है। माधवी बुश तो मोहरे हैं, अडानी तो मोहरे हैं, ये आपके सामने आ चुका है। और यही बात आज पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पवन खेरा बार बार पूछते हैं कि माधवी बुश सेबी चीफ होते हुए या सेबी की परमानेंट मेंबर होते हुए भी व्यापार कर रही थी, पैसे कमा रही थी, यह कॉन्फ्लिक्ट है, यह पाप है, यह अपराध है, यह क्राइम है, यह बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवन खेरा यह बात भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके नरेंद्र मोदी जब व्यापार कर सकते हैं, यह बात कहते भी हैं कि मैं व्यापारी हूं, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके नरेंद्र मोदी अगर व्यापार कर सकते हैं तो सेबी चीफ रह करके माधवी बुश व्यापार क्यों नहीं कर सकती? जिस चीन के खिलाफ नरेंद्र मोदी उसके इतने बड़े बड़े पापों पर पर्दा डालकर बैठे हैं, कुंडली मारकर बैठे हैं, आवाज नहीं निकालते, चीन का नाम तक नहीं लेते, उस चीन से अगर माधवी बुश व्यापार करती हैं तो गलत कहां है? खैर, अगर मोदी ही व्यापार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, तो माधवी सेबी चीफ रहते हुए अगर व्यापार करती हैं तो गलत कहां है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माधवी बुश सही कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। केजरीवाल, नई खबर है, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। तब आए जब हरियाणा का चुनाव होने वाला है। मेरे दोस्त, केजरीवाल आरएसएस के प्रोजेक्ट बी हैं, नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट ए हैं और केजरीवाल आरएसएस के प्रोजेक्ट बी हैं। केजरीवाल को बाहर निकालने का श्रेय आरएसएस को जाता है। आरएसएस इस समय केजरीवाल को बाहर इसलिए निकाला है कि केजरीवाल हरियाणा में वोट काट सकें कांग्रेस को हरा सकें। यह बात मैं पहले से कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं, क्योंकि बात अंदर तक मैं जानता हूं आरएसएस क्या है और आरएसएस से केजरीवाल का रिश्ता क्या है। केजरीवाल को राजनीति में लाने वाले, केजरीवाल के चाचा 400 वो वाले चाचा जो अब नहीं दिखाई देते, उनको तक लाने वाले आरएसएस था। और आरएसएस तंबू से लेकर रोटी दाल तक इनके आंदोलनों में परोसता रहा। यानी आप पार्टी को खड़ा करने वाले, केजरीवाल को राजनीति में लाने वाले आरएसएस है। यानी आरएसएस का प्लान बी है, प्रोजेक्ट बी है केजरीवाल। उनके लोगों को अरेस्ट करवा करके उससे आप पार्टी का ही प्रभाव बढ़ा है। आप पार्टी के जरिए अब आरएसएस कांग्रेस को हरियाणा में हराने की कोशिश करेगा और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के पीछे आरएसएस का हाथ है। इस विषय को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज कुछ और बातें केजरीवाल पर नहीं जाते हैं। माधवी जी से सवाल
पवन खेरा पूछ रहे हैं और माधवी जी अपनी डिग्रियां दिखा रही हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं। अरे भाई, सारे फ्रॉड तो पढ़े लिखे ही होते हैं। सारा फ्रॉड मतलब बैंकिंग फ्रॉड जो करते हैं वो सब पढ़े लिखे ही तो होते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो ये कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग तो खाता खुलवा नहीं सकते, खाता खुलवाने के लिए केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो पाप के बारे में पूछा जा रहा है जो आपने किया है माधवी जी, और आप अपनी डिग्री बता रही हैं। दोस्तों, जाते जाते एक गहरे राज की बात आपको बताते हुए आज का वीडियो खत्म करेंगे। गहरे राज की बात क्या है? हरियाणा में दिखे नरेंद्र मोदी, चुनाव प्रचार में पहली बार सामने आए। वैसे आरएसएस नहीं चाहता था कि चुनाव प्रचार करें, क्योंकि इनके चुनाव प्रचार करने से हारने की संभावना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी वीपी सिंह के सरकार का जिक्र हरियाणा के मंच से किए। मेरे दोस्त, अब मेरा सवाल जाते जाते आपसे, आप भी इसको सर्च कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे कारण, यानी भारतीय जनता पार्टी के कारण, उस समय वीपी सिंह की सरकार बनी थी, जिसमें मंडल कमंडल कुछ लागू करवाया, वो उस पर मैं नहीं जाता। सरकार बनी थी। मैं भी तो यही कहता हूं कि वीपी सिंह की सरकार आपके चलते बनी थी। और नरेंद्र मोदी जी, उस समय आप जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। वहां का राज्यपाल भी अपने अनुसार नियुक्त करवाया था। और उसी दौरान जम्मू एंड कश्मीर में आप और आरएसएस सबने मिलकर, मैं समझता हूं, क्योंकि आपकी सरकार थी, आप कह रहे हैं आपके द्वारा बनवाई गई थी वीपी सिंह की सरकार, अच्छी बात है। कश्मीरी पंडितों का पलायन उसी समय हुआ, उन पर नरसंहार, उन पर अत्याचार उसी समय हुआ। और आप और वीपी सिंह की, आपके द्वारा बनाई गई वीपी सिंह की सरकार कुछ नहीं कर रही थी पंडितों को बचाने के लिए, जिस पर आज तक आप राजनीति करते हैं और ऊट मांगते हैं। संयोग देखिए, संयोग नहीं, यह प्रयोग देखिए। आप भी जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे और आपके द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई वीपी सिंह की सरकार थी। आप हरियाणा के मंच से कह रहे हैं। तो पंडितों के नरसंहार में किसका हाथ था, यह भी बता देते लगे हाथ, क्योंकि उसी समय वीपी सिंह की सरकार के समय ही कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हुआ, उनका पलायन हुआ, जो आज तक निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए आपने भी अभी तक कुछ नहीं किया। अगर चाहते, जिस दिन पहला अटैक हुआ, जिस दिन पंडितों पर पहला प्रहार हुआ, उस दिन वीपी सिंह की सरकार गिर सकती थी। नहीं गिराए, समर्थन वापस नहीं लिए, पंडितों पर नरसंहार होता रहा, वो रोते रहे, बिलखते रहे, वहां से पलायन करते रहे। आप और आपके द्वारा बनाई गई वीपी सिंह की सरकार का समर्थन आपने वापस नहीं लिया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, षड्यंत्रकारी आप थे, ठीक। और आपने समर्थन कब वापस लिया? जब आपका वोट बैंक बिहार में आकर के रथ यात्रा रुक गया, तब आपने समर्थन वापस लिया। आपने, यानी आपके अटल बिहारी वाजपेयी, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो जिनका जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है वीपी सिंह की सरकार को चलाकर, चलवाकर, बनाकर। नरेंद्र मोदी जी, आपने आज हरियाणा से पंडितों पर हुए नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। खैर, आप तो बड़े बड़े पाप करते हैं, कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन सच यही है। देश जब समझदार होगा, जब उसको ये बातें समझ में आएंगी, और उस नरसंहार के बाद ही इस पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आ गई कि केंद्र में सरकार बन गई, उसकी सीटें बढ़ गई। पंडितों का नरसंहार करवा करके आरएसएस, आपकी पार्टी राजनीति की और अपनी सीटें बढ़वाई। ये बात पंडितों को समझना चाहिए, ये बात देश को समझना चाहिए, और ये बात